नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, जहां अंबेडकर स्मारक को लेकर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राजनीतिक संग्राम भी तेज है और राजनीतिक संग्राम का मुद्दा है किसके अंबेडकर। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। अंबेडकर स्मारक के शिलान्यास से पहले शंख ध्वनि और स्वस्ति वाचन हुआ और बौद्ध भिक्षुओं ने मंगल कामनाएं की। फिर राष्ट्रपति ने बटन दबाकर अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि महात्मा बौद्ध के एक वाक्य को अंबेडकर बार बार दोहराते थे, अब सरकार ने उसे अपना नारा बनाया है। बार बार वो कहते थे भवतु सब्ब मंगलम। ये शब्द भगवान बुद्ध के थे, उसको बाबा साहब बार बार दोहराते थे। इसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार भवतु सब्ब मंगलम का जो मूल पाठ है, मूल उद्देश्य है, उसको साकार कर रहे हैं। आज के योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में बाबा साहब के लिए किए जा रहे केंद्र सरकार के कामों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बाबा साहब की यादों को सुरक्षित रखने के लिए मोदी सरकार पंचतीर्थ बना रही है। इनमें मऊ में जहां अंबेडकर का जन्म हुआ, लंदन का घर जहां रह के उन्होंने पढ़ाई की, नागपुर में दीक्षा भूमि, मुंबई में चैतन्य भूमि और दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल शामिल हैं। ये पंचतीर्थ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों के साथ साथ भारत की उस आवाज को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का भी एक माध्यम है, जो विश्व मानवता को सदैव वंचितों, दलितों, उपेक्षितों की आवाज के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक नया संबल सदैव प्रदान करेगा। अगले साल के शुरू में यूपी में चुनाव हैं, जिनमें 21% दलित वोटों के लिए लड़ाई है। 2014 में मोदी की आमद के बाद से बीजेपी गैर जाटव दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इनमें वो कामयाब भी हुई है। 2007 के विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा में 89 सुरक्षित सीटें थीं, इनमें 63 सीटें बीएसपी ने जीती थीं। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी विधानसभा में 86 सुरक्षित सीटें थीं, इनमें बीएसपी ने 2 जीती और 68 बीजेपी ने। मायावती के बनाए स्मारकों ने लखनऊ की स्काईलाइन बदल दी है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंबेडकर की याद में बनाया गया अंबेडकर स्मारक है, जिसे उन्होंने अपने हर कार्यकाल में बनाया है। बीजेपी की अंबेडकर स्मारक बनाने की घोषणा से नाराज मायावती ने आज 4 ट्वीट किए, जिनमें लिखा कि अंबेडकर के करोड़ों अनुयायियों का पूरे वक्त उत्पीड़न करने वाली बीजेपी अब अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास कर रही है। ये नाटकबाजी नहीं तो क्या है। बीएसपी बाबा साहब के नाम पर कोई केंद्र बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन चुनावी स्वार्थ के लिए ये करना घोर छलावा है। ऐसे नाटक करने और दलितों का हक मारकर उन पे अत्याचार के मामले में बीजेपी, सपा और कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसीलिए दलितों, पिछड़ों के लिए आरक्षित लाखों पद खाली पड़े हैं और दलित महापुरुषों के हमारे बनाए भव्य स्मारक बुरी हालत में हैं। इस चुनाव में राजनीतिक दलों का बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। एक एक वोट के लिए संघर्ष है। जाहिर है ऐसे में मायावती ये नहीं चाहती हैं कि दलितों में ये संदेश जाए कि उनके अलावा कोई पार्टी दलितों की हितैषी है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। श्रीनगर में सिख समुदाय की एक लड़की का जबरन धन परिवर्तन का मामला सामने आया था। अब इस लड़की की शादी सिख समुदाय में ही करवा दी गई है। हालांकि पिछले हफ्ते इस लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था कि अपनी मर्जी से धर्म बदलकर उसने मुसलमान लड़के से शादी की, लेकिन सिख गुटों का कहना था कि यह शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। श्रीनगर में एक सादा समारोह में उस सिख लड़की का ब्याह, जिसकी मुसलमान से शादी पर हंगामा मच गया था। मंगलवार को 19 साल की लड़की की उसी के समुदाय में शादी होने के बाद वो विवाद थम गया है।
सिख गुटों ने आरोप लगाया था कि कश्मीर में 2 सिख महिलाओं को जबरन मुसलमान बनाकर उनकी मुसलमानों से शादी कर दी गई। बिल्कुल जो हमारा धर्म अनुसार मेरे को मालूम है आरोप लगाया था ले जाने का, लड़की ले जाने का। तो शादी नहीं हुई थी ना, शादी नहीं हुई। देखिए जब एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने आप लड़की वालिदैन के पास सौंप दी तो शादी होने के बाद तो सौंप ही नहीं सकते थे वो। पिछले हफ्ते 19 साल की लड़की ने एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि उसने धर्म अपनी मर्जी से बदलकर मुसलमान लड़के से शादी की है। शादी के दस्तावेजों के मुताबिक दूल्हा ने 2 लाख रुपए की मेहर और दहेज दिया है। लेकिन मंगलवार को सिख गुटों ने कहा कि कोई शादी नहीं हुई थी और मंगलवार को हुई शादी लड़की, उसके परिवार और मुस्लिम और सिख समुदायों की मर्जी से हुई। हमारी मुलाकात मीर वैद वालों से हुई और मुस्लिम जो संगठन थे उनसे हुई। उन सब ने जो हमें सहयोग दिया वो हम शायद जिंदगी में नहीं भूल सकेंगे। जो मैं बोल रही हूँ ब्रिटेन कीजिए, मैं उनको ये बता रही थी 2012। दूसरे मामले का विवाद भी खत्म हो गया जब 29 साल की महिला ने एक वीडियो और अदालत के दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि उसने 2012 में इस्लाम कबूल किया था और 2014 में शादी की। तन्मीत मैं हूँ, मेरा मसला आज का नहीं है। मैं 2012 में कन्वर्टेड हुई हूँ। 2014 में मेरे निकाह हुए हैं मेरे बैचमेट मुजफ्फर के साथ, जो मेरी और उसकी रजामंदी से हुए हैं। इस केस की कानूनी हैसियत मजहबी जज्बात और सियासत के साये में दब चुकी है। मनमीत कौर की दूसरी शादी के बाद आज उसे फौरन दिल्ली लिया गया। फिलहाल कश्मीर में मुस्लिम और सिख नेता इस बात पे खुश है कि विवाद टल गया है, लेकिन मनमीत कौर के इस बयान जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया के बगैर किसी को मालूम नहीं कि वो खुद क्या कहना चाहती है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। और अब जम्मू ड्रोन हमले की बात करते हैं। एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में ड्रोन से जो ये हमला हुआ है उसकी जांच NIA को सौंप दी गई है। NIA की टीम जम्मू पहुंच चुकी है। एक हाई सिक्योरिटी एरिया में ड्रोन से इस तरह का हमला देश में पहली बार हुआ है और इसको लेकर आज दिन भर क्या हलचल मची रही, नीता शर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए। क्या जम्मू एयरबेस के हमले और लाहौर में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाद हुए धमाकों के बीच कोई रिश्ता है? खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता। बीते हफ्ते लाहौर में हुए धमाके के बाद लश्कर पर खासा दबाव था। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने NDTV इंडिया को बताया कि एयरबेस हमले की प्रारंभिक जांच से ये बात सामने आ रही है। लश्कर इस हमले के पीछे हो सकता है। उसके पास हथियार वाले ड्रोन्स को ऑपरेट करने की क्षमता है। कालू चेक की हलचल भी इसी समूह का काम लगती है। 2 ड्रोन देखे गए लेकिन वो भाग निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 22 साल के एक TRF के एक शख्स को पकड़ा है और उसके पास 4 किलो IED बरामद किए। TRF लश्कर का बाहरी चेहरा है। दरअसल जमीनी हालात भी बताते हैं कि बीते एक हफ्ते में लश्कर की हरकतें जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं और भारतीय एजेंसियों ने कोई जोखिम मोल न लेते हुए तमाम अहम ठिकानों पर अलर्ट बढ़ा दिया है। पूरा तैयारी कर लिए। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफी डिप्लॉयमेंट कर लिए। चूंकि ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं पूरा डिटेल में। उसके बाद कल 15 कोर में जोशी 15 कोर कमांडर साहब ने मीटिंग लिए, मैंने अटेंड किया। फर्दर उसको स्ट्रेंथन हम लोग कर रहे हैं। जितने वाइटल इंस्टेंशन है इसको भी प्लस LC पर भी। उसके अलावा आज देखे होंगे जैसा एक डल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, FIR लॉन्च किया, उसको कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी ड्रोन के हथियार की तरह इस्तेमाल पर चिंता जताई। अहम रणनीतिकरण और कारोबारी ठिकानों पर आतंकवादी मकसद से हथियार बंद ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका पर सदस्य देशों को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी NTRO से गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो उस फ्रीक्वेंसी पर काम करे जिस फ्रीक्वेंसी पर ये ड्रोन नीचे लेवल पर उड़ रहे हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर असम से, जहां कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों पर घातक साबित हुई है। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में कोरोना से 3 गुना बच्चों की मौत हुई है और सरकार का कहना है कि वो संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। सबसे ज्यादा चिंताएं बच्चों को लेकर है। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट देखिए। असम के नगांव जिले का ये कोविड केयर सेंटर
कोरोना से पीड़ित माओं और बच्चों से भरा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान असम में बच्चों और किशोरों में संक्रमण काफी तेजी से बढ़ा। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में बच्चों की मौत की संख्या 3 गुना हो गई। पहली लहर में जहां सिर्फ 9 बच्चों की जान गई, वहीं दूसरी लहर में 3 महीने के अंदर 34 बच्चों ने दम तोड़ दिया। इनमें भी 56% मौत 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई। असम में दूसरी लहर के दौरान कुल कोरोना मरीजों का 12% बच्चे और किशोर रहे। कोरोना की पहली लहर में 17,000 बच्चे और किशोर संक्रमित हुए। दूसरी लहर के 3 महीनों में ही 34,000 से ज्यादा बच्चे और किशोर संक्रमित हो चुके हैं, यानी 96% की बढ़ोतरी। Kids who died had comorbidities. मरने वाले अधिकतर बच्चों को पहले से ही कोई बीमारी थी, जैसे डाउन सिंड्रोम या अन्य। उन्हें अपने माता पिता से संक्रमण हुआ। असम के जिन जिलों में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं, उनमें 5,346 केस के साथ कामरूप सबसे ऊपर है। इसके बाद डिब्रूगढ़ में 2,430 केस, नगांव में 2,288 केस, कामरूप ग्रामीण में 2,023 केस और शोनितपुर में 1,839 केस आए। इन जिलों में बच्चों में संक्रमण दर डबल डिजिट में है। कोविड के दूसरे लहर में देखा जा रहा है कि असम में बच्चों के बीच संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए अब राज्य सरकार तैयारी में जुटी हुई है, जबकि कोविड के आईसीयू बन रहे हैं बच्चों के लिए और इस तरह के वर्कशॉप हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और मेडिकल कॉलेजों में, ताकि इन ट्रेनिंग के द्वारा तैयारी की जाए कि किस तरह से जब कोविड के मामले और भी बढ़े तो बच्चों में कोविड के मामलों की ट्रीटमेंट और भी बेहतर हो। पिछले साल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के टेस्ट ज्यादा नहीं हुए, लेकिन इस साल हम अलग रणनीति से टेस्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि अधिकतर संक्रमित बच्चों में पहले से ही कुछ और दिक्कतें हैं, इसीलिए हमें बच्चों के पोषण और उनके समय पर टीकाकरण पर जोर देना होगा। अगर लापरवाही की गई तो ऐसे बच्चे कोविड के अलावा अन्य घातक बीमारियों के भी शिकार बन सकते हैं। मशफीक आलम हजारिका की 2 साल की बेटी है। कोरोना संकट के बीच वो उसे लेकर बेहद डरे हुए हैं। अगर उसे कोई और बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास ले जाना चुनौती हो जाएगा। बच्चों को अस्पताल ले जाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि कहीं उन्हें कोरोना संक्रमण न हो जाए। असम के कई जिले और उत्तर पूर्व के कई इलाकों में संक्रमण दर 10% से ज्यादा है। इससे सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि बच्चों के माता पिता और मेडिकल स्टाफ की चुनौती भी कई गुना बढ़ गई है। ऊपर से तीसरी लहर की आशंका ने लोगों को और डरा दिया है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में 51% बच्चों में कोविड की एंटीबॉडी पाई गई है। एक राहत की बात यह है कि जिन बच्चों में एंटीबॉडी है उन पर कोरोना का प्रभाव आगे कम नजर आएगा, लेकिन तीसरी लहर का जहां अंदेशा है, एक्सपर्ट्स को बड़ी चिंता कोविड से ज्यादा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को लेकर है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दूसरी लहर में ज्यादातर बच्चे MIS-C यानी कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की तकलीफों के साथ आईसीयू में भर्ती हुए हैं और कहीं ना तीसरी लहर में भी कुछ ऐसा ही नजर आए। मुंबई में करीब 9 एकड़ की जमीन पर एक और कोविड जंबो सेंटर बनकर तैयार है। बच्चों को लेकर चिंता सबसे बड़ी है, इसलिए ये पूरा आईसीयू वार्ड बच्चों के लिए बना है। इन चिंताओं के बीच बीएमसी ने बच्चों पर सीरो सर्वे किया है। इसी साल 1 अप्रैल से 15 जून के बीच मुंबई के 24 वार्ड की पैथोलॉजी लैब से 18 साल से कम उम्र के बच्चों के कुल 2176 ब्लड सैंपल्स इकट्ठा किए गए थे। इनमें से 51.18% बच्चों में कोविड की एंटीबॉडी पाई गई। सबसे ज्यादा 10 से 14 साल की उम्र वाले 53.43% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई। 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों में 51.04%, 5 से 9 साल के बच्चों में 47.33% और 15 से 18 साल के 51.39% बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। ये माना जा रहा है कि जिन बच्चों में एंटीबॉडी विकसित हुई है, आगे उन्हें कोरोना का खतरा कम रहेगा।
अधिकांश बच्चे कोविड से फौरन ठीक हो जाते हैं, ज्यादातर में लक्षण भी नहीं दिखते, पर बड़ी चिंता कोविड से ठीक होने के बाद की है। दूसरी लहर में ज्यादातर बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी कि MIS-C की तकलीफ के साथ अस्पताल पहुंचे। कोविड नेगेटिव थे लेकिन एंटीबॉडी पॉजिटिव। ये बीमारी कोविड से ठीक होने के करीब 2 से 12 हफ्ते बाद दिखती है, जो बच्चों के हृदय, गुर्दे और लिवर को भी प्रभावित करती है। इसी तकलीफ के कारण दूसरी लहर में कई मासूम ICU तक पहुंचे। मिस-सी सिंड्रोम क्या है? मींस इन्फेक्शन आके चले जाता है एंड कोविड में बहुत से लोगों में पता भी नहीं लगता है या माइल्ड इन्फेक्शन आता है, चले जाता है। 2 to 6 weeks later, sometimes even after 12 weeks, and body का immunity get disturbed, and वो immunity disturbance की वजह से then they start producing again fever, body rash, eyes and throat is red, lymph nodes, neck में glands आ जाते हैं। Compared to COVID, मिस-सी syndrome is more severe form, बच्चों में थोड़ा सा तकलीफ देने का चांस है। उसमें हर ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। द कॉमनेस्ट ऑर्गन व्हाट देख रहे हैं हम लोग, हार्ट का ब्लड वेजल्स, कोरोनरी वेजल्स में अफेक्ट करता है। दैट कोरोनरी वेजल्स जो अफेक्ट होता है बच्चों में, तो उसके वजह से बच्चों को लॉन्ग टर्म हार्ट में तकलीफ कभी दे सकता है। ब्लड इश्मीया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये सब होने के चांसेस है। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वे में हम लोगों ने पोस्ट कोविड के ये मिस-सी सिंड्रोम देखा है, सेकेंड वे में भी देखा है। Almost in my practice, I have seen nearly 22 cases. मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये कंडीशन के साथ भी ICU में एडमिट होते हुए देखा है। हम जब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की बात करें तो बच्चों में ये इन्फेक्शन की वजह से रिस्क होने का ज्यादा प्रमाण देखा गया है। उसकी वजह है कि जब जो लेट इन्फ्लामेशन होता है कोविड की वजह से, उसमें 2 से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। इस सेकेंड वेव में हमने देखा है कि कुछ बच्चे हैं उसमें हार्ट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा है, हार्ट में सूजन आया है, उसकी वजह से उसका पंपिंग एक्शन है वो कम हो गया है, और उसकी वजह से उनको ICU में, पीडियाट्रिक ICU में रख के जो खास प्रकार की मेडिसिन है जैसे स्टेरॉइड है, हार्ट को पंपिंग एक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम आइनोट्रोप्स बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं, ऐसी सब चीजें देने की जरूरत पड़ी है। इस बीमारी की जल्दी पहचान बचाव का बड़ा जरिया है, पर उलझन ये है कि जिन बच्चों में कोविड के लक्षण ही न दिखें, उन्हें पोस्ट कोविड वाली इस MIS-C तकलीफ से पहले से ही कैसे बचाकर रखा जाए। BMC का सीरो सर्वे भी बताता है कि 51% बच्चों को कोविड हुआ और पता नहीं चला। बड़ी जंग कोविड से बाद की है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। वित्त मंत्री ने राहत का ऐलान तो किया, लेकिन होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को क्यों लगता है कि उन पर कर्ज का बोझ बढ़ाने की कोशिश है। पूरी खबर दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब खबर हैदराबाद के साइबराबाद से, जहां शराब के नशे में एक ऑडी कार चालक ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो चुकी है और ऑटो ड्राइवर घायल है। इस मामले में पुलिस ने कार ड्राइवर, उसके पिता और साथ बैठे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ये पूरी घटना 27 जून की है, जो CCTV कैमरे में कैद हो गई। कोरोना की दूसरी लहर की मार सबसे ज्यादा होटलों और रेस्टोरेंट पर पड़ी है। एक आंकड़ा बताता है कि 35 लाख नौकरियां गई हैं, करीब 90 बिलियन का नुकसान हुआ है। हालांकि वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है, लेकिन इस सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर से कर्ज देने की ये कोशिश है। रवि रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। हमारा बार एरिया है, अभी इसमें सारा फ्रिजेस का मेंटेनेंस चल रहा है और जितने भी जो भी हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उनको दोबारा से एक बार, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं बंद होके, तो सारे के सारे इक्विपमेंट जो हैं वो खराब हो जाते हैं। नोएडा के सेक्टर 18 का ये रेस्टोरेंट 2.5 महीने बाद खुला है। फ्रिज से लेकर चूल्हा तक और लाइटिंग से लेकर रंग रोगन तक नए सिरे से कराना पड़ रहा है। इस दौरान मालिक पुनीत पर करीब 2 महीने का किराया, 12 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कॉमन मेंटेनेंस चार्ज का कर्जा चढ़ गया है। ऊपर से रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए 4 से 5 लाख रुपए का खराब हो गया सामान अलग से खरीदना पड़ रहा है।
जो सरकार का पैकेज है ये हमारे को लोन तो दे रहे हैं, बट लोन से हमें फायदा क्या हो रहा है रेस्टोरेंटर्स को? बिकॉज आप इंटरेस्ट भी वही चार्ज कर रहे हैं जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, और हमारी बैलेंस शीट्स को देख के, जो 6 महीने की या 3 महीने की बैलेंस शीट्स को देख के, बैंक आरबीआई के केस का अगर हम देखेंगे तो दे क्रिएट अ डेटर, जो देखते हैं 30-60 दिन 90 दिन का डेटर क्या है। अब 90 दिन के बाद जब बैंक में वही पेपर्स आप सबमिट कराओगे तो वो कहते हैं आपके डेटर लिस्ट तो इतनी ज़्यादा है, तो आपको तो हम बैंक लोन देंगे ही नहीं। तो हम जब पेपर सबमिट भी कराएंगे तो डेटर लोन के हिसाब से वो वैसे ही फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। सो इट इज़ नॉट सम टाइप ऑफ अ रिलीफ विच इज गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट, आई थिंक सो। नोएडा के सेक्टर 18 में 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट, बार और पब हैं, जहां करीब 2000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ज्यादातर बंद हैं या जो खुले हैं उनमें लोग नहीं जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में कुछ लोग अपना रेस्टोरेंट, पब और बार खोल रहे हैं, लेकिन तमाम सारे जो रेस्टोरेंट और बार हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं। ये टीटोज़ है जो कि एक सेक्टर 18 का एक बहुत ही अच्छा बार और रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो इसके मालिक से हम कोशिश करेंगे मिलने की कि आखिर उन्होंने क्यों अभी तक बंद कर रखा है। नोएडा में जहां टीटू क्लब बंद पड़ा है, वहीं उसके मालिक नीरज दीक्षित हमें दिल्ली के मयूर विहार के अपार्टमेंट में वॉक पर मिले। ये कनॉट प्लेस में मास्टर ऑफ मार्ट्स के भी मालिक हैं। दोनों क्लब फिलहाल बंद पड़े हैं। पहला लॉकडाउन खुलने के बाद 30 लाख रुपए लगाकर कनॉट प्लेस का बार खोला था, लेकिन दूसरे लॉकडाउन के बाद अब वो लाखों रुपए के कर्जदार हो गए हैं और इनके साथ काम करने वाले करीब 250 से ज्यादा लोग बेरोजगार। हकीकत में ये पैकेज जो है खाली ऑन पेपर है और ये सिर्फ सीधा सीधा लोन है। जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या कैपिटल के लिए दोबारा लोन चाहिए हो तो उसी तरीके से बैंक में जाके लोन लेना पड़ता है। पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, पूरी गारंटीज हैं। हालांकि सरकार ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत पैकेज दिया है, जिसके तहत 1 से 10 लाख रुपए का लोन बिना शर्त दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद द फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि उनकी मुख्य 3 डिमांड थी, जिन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारी जो डिमांड है वो बहुत पहले से चलती आ रही। एक डिमांड जो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी डिमांड है, हमने ये सजेस्ट करा था सरकार को कि अगर हमारे को जीएसटी के इनपुट में इन्वॉल्व या इंक्लूड कर दिया जाए। अभी तक हम 5% पे हैं। हमने सरकार से ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर वो हमारे 18% में हमारे को डाल देते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी। दूसरी जो थी, हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि अगर जीएसटी कि हमारे को वेवर मिल जाए कि 6 महीने तक हमें कोई जीएसटी ना पे करना पड़े किसी तरीके से, या जो हम बिजली के बिल दे रहे हैं बिजली के अंदर हमारे को कोई रियायत मिल सके, एक्साइज के फ़ी या जितनी भी लाइसेंसिंग है उसमें कोई रियायत मिल सके, जिससे हमें काम करना आसान हो पाए और हम अपने पैरों पे दोबारा जल्दी से खड़े हो पाए। फिलहाल सरकार के इस ऐलान से होटल और रेस्टोरेंट के मालिक में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका और कई राज्यों में शनिवार रविवार को लॉकडाउन होने की वजह से होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में निराशा ही है। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।